हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ही मेन कंसेप्ट क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो कॉस्ट आपको मैंने आज स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। दो टाइप की कॉस्ट होती है, एक कौन सी होती है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी कौन सी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। सभी टाइप की इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स। ठीक है, ये हमारा बहुत बड़ा और मेन टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कौन सा, ओवरहेड। ओवरहेड का दूसरा मतलब क्या हुआ, इंडायरेक्ट कॉस्ट। इसको हम डिटेल में इंडायरेक्ट कॉस्ट कौन 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 सी होती है आपको पता है। इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम एक स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर पर नहीं कैलकुलेट कर सकते, कॉस्ट यूनिट पर नहीं कर सकते, जिनका यूटिलाइज बहुत सारे कॉस्ट सेंटर में हुआ होता है, जिनको ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है कि ये एक स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर पर ही खर्चे गए हैं, ये वाले मटेरियल सिर्फ स्पेसिफिक एक कॉस्ट सेंटर पर ही यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो इंडायरेक्टली होते हैं, जिनका यूज़ बहुत सारे कॉस्ट सेंटर में यूज़ हुआ होता है, बहुत सारे जॉब में यूज़ हुआ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड। ओवरहेड का मीनिंग आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। सभी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो कौन सा मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो या अदर एक्सपेंसेस हो, सभी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। जैसे कि पता है कि आप सभी को पता है ना, स्टैंडर्ड दिए होते हैं इंडिया लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी स्टैंडर्ड दिए होते हैं। स्टैंडर्ड इनके अंदर सभी प्रिंसिपल मेथड डिफाइन किए होते हैं। ऐसे ही जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग इंडिया में अपनाते हैं, तो इससे रिलेटेड तो कौन सा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये ध्यान रखना। कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और रिवाइज कब किया गया था, 2011 में इसको रिवीजन की थी। मतलब कि तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डील विद, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे डील करता है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सी प्रिंसिपल और मेथड को बताता है, कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रिंसिपल बताता है कैसे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के जो कॉस्ट को क्लासिफिकेशन करना है, अलग अलग करना, जैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट कैसे अलग क्लासिफिकेशन है, मेजरमेंट कैसे करनी है, एंड असाइनमेंट ऑफ ओवरहेड असाइनमेंट ऑफ ओवरहेड। ठीक है, फॉर डिटर्मिंग फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर, सॉरी, जैसे कि आप थोड़ी स्पेलिंग का थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आई आना था। ठीक है, इसमें नहीं, चलो आप जाना। मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन मकसद क्या होता है कि इसमें प्रिंसिपल और मेथड दिए हैं, किससे रिलेटेड, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, मेजरमेंट के से रिलेटेड, असाइनमेंट ऑफ ओवरहेड। क्यों, कि ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस निकल पाए। ठीक है, जिससे एंड फॉर द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन कॉस्ट स्टेटमेंट, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकल पाए। और इन स्टैंडर्ड प्रिंसिपल मेथड का मकसद क्या होता है कि सभी लोग क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल और मेथड बना दिए गए हैं, और ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल पाए। और ठीक है, और इसकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोज इन कॉस्ट स्टेटमेंट, और इसकी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोज किस में करना है, कॉस्ट स्टेटमेंट में करना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब समझ गए। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी and consistency in the principle and method of determining the overhead with reasonable accuracy। हमारे जो जितने भी प्रिंसिपल है, जैसे कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा ना, प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशंस पढ़ी है ना, तो इन सभी प्रिंसिपल, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, सभी प्रिंसिपल का मकसद क्या होता है, ताकि ये कि सभी लोग इसको बेस मानकर अपना काम करें। तभी तो, यदि सभी के प्रिंसिपल एक जैसे होंगे, मेथड एक जैसे होंगे, तभी तो मैं अपने बिजनेस का कंपेयर दूसरे बिजनेस का कर सकती हूँ। ठीक है, और यदि मैं जब भी मैं प्रेजेंट करूँगी पिक्चर, तो लोग, जो बाहर वाले लोग, वो उसमें मेरे कहने का मतलब समझ पाएंगे। समझ रहे ना आप। जैसे सभी को पता है कि बच्चा +2 करके आया है, तो एक स्टैंडर्ड बनाया ना कि सभी के माइंड में कंसेप्ट ये है कि यदि कोई बंदा +2 करके आया है, तो वो उसने सिस्टमेटिकली 9, 10, 11, 12 करके आया। ठीक है, ऐसा थोड़ी कोई ये सोच रहा है कि 12th के बाद 9th होती है। एक सिस्टम बना हुआ ना पहले, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में जो प्रिंसिपल मेथड है, एक सिस्टम अकॉर्डिंग बने हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि सभी ने वही सिस्टम अपनाया है, सभी ने जो अकाउंट प्रेजेंट करते समय सभी ने वही ही प्रिंसिपल अपनाए हैं। ठीक है, उसमें वैरायटी है, मेथड है, आप कोई भी चूज़ कर लो, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन सभी के माइंड में जब हम किसी भी कंपनी की प्रेजेंट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कोई शीट प्रेजेंट करते हैं, तो हम सारे सोचते हैं कि हम सभी को पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल मेथड ही है, तो सभी ये सोचते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग बने। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि यदि हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल मेथड बनाने लगे, तो पहले जब भी हम किसी और कंपनी की देखनी हो कोशिट कुछ भी देखना, तो पहले हम उस कंपनी के पहले प्रिंसिपल मेथड समझने की कोशिश करें।
ठीक है। ऐसे तो हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग बनाती रहेगी। इसलिए जो एक कॉमन प्रिंसिपल एंड मेथड किसने बनाए हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने बनाए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की सारी वर्किंग करते हैं, जैसे कि जो उनकी कॉस्ट कलेक्ट करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, मेजरमेंट करना, कॉस्ट पर यूनिट निकालना, ठीक है, ताकि सभी एक जैसा सिस्टम अपनाएं, ठीक है, ताकि कल फ्यूचर में आपस में कंपेयर भी किया जाए, ठीक है। तो मेन ये तो आपको कंसेप्ट पता ही है कि हम प्रिंसिपल और मेथड क्यों अपनाते हैं, मेन रीज़न तो यही होता है, ठीक है। तो ये आपको अभी इस स्लाइड से ये पता चल गया कि हम कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, है ना। रिवाइज कब किया गया था, 2011 में। इन्होंने सभी के लिए कॉमन प्रिंसिपल और मेथड बताए हैं कि इन्हीं प्रिंसिपल और मेथड के बेस पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपके साथ ओवरहेड नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए फिर भी एक टाइप से रिवीजन है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था टोटल कॉस्ट क्या क्या होती है। आप सभी को पता है कि जब एक कंपनी काम करती है तो कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उसमें जो भी सारे खर्चों सुबह से लेकर मतलब सारे खर्चों को ऐड कर दो तो वो क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब जो कि क्योंकि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करना है, कैसे, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, है ना। यह हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये इस चेयर पर खर्च हुआ मटेरियल, ये लेबर इस चेयर पर लगी है, ये एक्सपेंसेस इस चेयर पर लगे हैं। डायरेक्टली हम किसी कॉस्ट सेंटर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन सारे खर्चों को, हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और सारे डायरेक्ट खर्चों को ऐड कर दें तो प्राइम कॉस्ट बन जाती है। खर्चों का मतलब मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस सभी का तो क्या बन जाती है, प्राइम कॉस्ट। ये आपको पता है और हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। वैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट के भी हमने ये डिटेल में कर चुके हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ऐसे मटेरियल जिसका यूटिलाइज एक कॉस्ट सेंटर में ना करके बहुत सारे कॉस्ट सेंटर में यूज़ हो रहा है। कोई इनडायरेक्ट लेबर मतलब ऐसी लेबर जिसका यूटिलाइज है, जैसे सुपरवाइजर, फोरमैन, वो फैक्ट्री के अलग अलग कॉस्ट यूनिट को भी देख रहा है ना। तो ये वो क्या होगी, इनडायरेक्ट लेबर होगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, है ना, जैसे फैक्ट्री की लाइटिंग होगी, वो सारे यूज़ कर रहे हैं। तो इसके एक स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर में आइडेंटिफाई या डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल होता है। तो सारे एक्सपेंसेस कौन से, इनडायरेक्ट कॉस्ट। सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड। अब हमारा टॉपिक ही क्या है, ओवरहेड। सारी इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ ए नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। इसका बेनिफिट किसको होता है, बहुत सारे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट को होता है, ना कि एक स्पेसिफिक यूनिट को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ ने ओवरहेड से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन दी गई है। जब भी पेपर में आगे तो आपको क्लियर होना चाहिए CIM ने क्या डिफाइन किया है इनडायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन किसकी। इसको दो नाम है, ओवरहेड भी कह सकते हैं हम और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। यदि कोई पेपर में आपसे कोई घुमा के बोल दे इनडायरेक्ट कॉस्ट, तब भी ओवरहेड ही है। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट की कैसे डेफिनेशन दी है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। कौन सा एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, मटीरियल और सर्विस, ठीक है। इन्होंने दी है मटेरियल और सर्विस विच कैन नॉट बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड विद ए स्पेसिफिक सेलेबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये आपको पता है स्पेसिफिकली सेलेबल कॉस्ट पर यूनिट, जिसको हम स्पेसिफिकली एक यूनिट पर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, कैन नॉट बी। देख रहे हैं ना, तो ये आपने अच्छे से तैयार करना ना। और इसकी डेफिनेशन आपने जब कोई देता है तो उसको इन्वर्टेड कोमा में ही लिखनी है आपने। दूसरी किसने दे दी है, वेल्डन ने दी है, द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड सच अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस मतलब यहाँ पर क्या है, इंडायरेक्ट ही है इंक्लूडिंग सर्विस एज कैन नॉट कन्वीनियंटली बी चार्ज डायरेक्टली टू स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। नहीं, हम अच्छे से स्पेसिफिक यूनिट पर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, मतलब इसका यूटिलाइज बड़े सारे कॉस्ट यूनिट में हो रहा है, ठीक है। ये आपको पता ही है, ठीक है। ऐसे ही ब्लोकर एंड वेल्टमर ने दी है, ओवरहेड कॉस्ट आर द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज विच कैन नॉट बी ट्रेस टू ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट, जिसको हम एक पर्टिकुलर यूनिट पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सभी का मतलब ये कि है, लेकिन आपने ये सारे ऑथराइज कर लेने हैं, ठीक है। सिंपल, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड ओवर अबव द प्राइम कॉस्ट आर ओवरहेड। जो प्राइम कॉस्ट आपको पता है डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इससे ऊपर जो भी खर्चे होते हैं उसको जो प्राइम कॉस्ट है ना, उसके अलावा जो भी खर्चे होते हैं ओवरहेड्स होते हैं, क्योंकि वो सारे क्या होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, ठीक है। इनके अलग अलग नाम भी दे दिए गए हैं, जैसे सप्लीमेंट्री कॉस्ट दे दी, इनडायरेक्ट कॉस्ट दे दी, नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट दे दी, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम दे दिए किसके, ओवरहेड के। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा इससे, ठीक है। तो ओवरहेड सारे कहते हैं कि जब हम ओवरहेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज कर देते हैं, ठीक, इससे क्या होता है, ओवरहेड इंक्रीज हो गए, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। इससे कहते हैं ये इंडिकेटिंग ऑफ इनएफिशिएंसी। क्या कहते हैं, यदि हम ओवरहेड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये किसी बिजनेस की इनएफिशिएंसी को दिखाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम यदि ओवरहेड पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं तो उसके हमें बेनिफिट भी होते हैं। क्या क्या होते हैं, इंक्रीज, यदि हम ओवरहेड पर पैसे खर्चते हैं, इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन।
लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम यदि ओवरहेड खर्चते हैं, जैसे इंडायरेक्टली बहुत सारी खर्चते हैं, फैक्ट्री बहुत बड़ी बना लेते हैं, फैक्ट्री की लाइटिंग पर खर्च करते हैं, जो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, तो उससे क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि एफिशिएंसी बढ़ती है ना जब ज़्यादा हम ओवरहेड कोस्ट करते हैं, इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। क्योंकि हम जैसे सुपरवाइजर लगा दें, फोरमैन लगा दें, ये सारी इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो इससे क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, क्योंकि उनका कंट्रोल वर्कर्स पर होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। लेस ह्यूमन एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, लेस ह्यूमन एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड कम होती है, बिकॉज ऑटोमेटिक मशीन बट मोर मशीन एक्सपेंसेस विल हैव टू बी इंकर्ड, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो यदि हम लगा दें तो जो हमने डायरेक्ट लेबर लगाई हुई है ह्यूमन एफर्ट्स, वो उसकी कम जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये जो ऑटोमेटिक मशीन लगा दी है ओवरहेड कॉस्ट होगी, ठीक है। मोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने मशीनें बड़ी सारी लगा दी हैं, मोर डेप्रिसिएशन होती है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं उनके, है ना। लेकिन मशीनों का यूज़ भी होता है ना, यदि ओवरहेड खर्चे हो रहे हैं तो मशीनों का प्रॉपर यूटिलाइज होता है ना, एक मशीन का से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। ये ओवरहेड नहीं होगी ना, जिस मशीन का यूज बड़ी सारी चीज़ों में हो रहा है, तो वो कौन सी मशीन होगी, ओवरहेड एक्सपेंसेस को इंक्रीज करती है, ठीक है। पर उसका बेनिफिट भी है ना, इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल लाइक वर्क स्टडी, प्रोडक्शन कंट्रोल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक में रिड्यूस द डायरेक्ट कॉस्ट, है ना। यदि हम इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल करता है, बड़े से मेथड है तो सारे ये इंडायरेक्ट खर्चे हैं, लेकिन उससे क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट तो कम हो जाती है ना, जब हम इंडायरेक्ट खर्चे करते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट कम, लेकिन इंक्रीज द ओवरहेड कॉस्ट। मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम ओवरहेड कॉस्ट पर ज़्यादा खर्चते हैं तो इनएफिशिएंसी को दे जाता है, क्योंकि यदि हम ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा खर्चते हैं तो कंपनी की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है बहुत सारी जगह, ठीक है। तो ये था हमारा, अभी मैंने इस टॉपिक में सिर्फ आपके साथ डिस्कस किया ओवरहेड किसे कहते हैं, ये अब काफ़ी रिवीजन ही थी, आप सभी को पता ही है। इसी टॉपिक को हम कभी काफ़ी अच्छे ढंग से आगे गौर करेंगे।